नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कथक नृत्य एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रमुख शैली शास्त्रीय संगीत का नृत्य माना जाता है। यूँ तो ये नृत्य शैली उत्तर भारत के 2-3 स्थानों से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। लखनऊ का कथक और जयपुर घराने का कथक और बनारस में भी नटवरी नृत्य परंपरा रही है और चक्रधर महाराज का बनाया हुआ रायगढ़ का कथक भी, ये सब प्रमुख कथक की विधाएं रही हैं। कथक नृत्य दरबारों का नृत्य रहा है, कथक नृत्य कथाकारों का नृत्य रहा है। और इस श्रृंखला में कला संवाद में आज हम इंदौर की जन्मी और मुंबई की निवासी डॉक्टर टीना तांबे जी से संवाद करेंगे, जो मुंबई जैसे शहर में कथक जैसे नृत्य को युवा पीढ़ी के कई कथक नृत्य के प्रशिक्षण भी दे रही हैं नृत्यांगनाओं को। स्वयं वह एकल नृत्य में दक्ष हैं और देश विदेश के कई बड़े मंचों पर उन्होंने एकल प्रस्तुतियां दी हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं कला संवाद में डॉक्टर टीना तांबे जी से। डॉक्टर टीना तांबे आज के वक्त में कथक जगत का जाना माना नाम है। टीना तांबे ने अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से कथक में 9 साल का डिप्लोमा किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से उन्होंने कथक में एमए किया। इसके अलावा उन्होंने मीरा की कविताओं में कथक के परिप्रेक्ष्य में नृत्य तत्व विषय पर पीएचडी भी की है। टीना तांबे के कथक में लखनऊ घराने, जयपुर घराने, टीना तांबे निनाद राष्ट्रीय संगीत समिति की संस्थापक भी हैं। निनाद संस्था के बैनर तले वो जनवरी 2010 से ही निनाद कॉन्सर्ट सीरीज भी आयोजित करती रही हैं। टीना जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुंबई से आई और कला संवाद में आपसे कथक नृत्य के विषय में बातचीत हो रही है। आप किसी शास्त्रीय संगीत के परिवार, जहाँ संगीत था या जहाँ नृत्य रहा हो, ऐसे परिवार से नहीं आती हैं, लेकिन कथक जैसे नृत्य ने आपको आकर्षित किया और आपने 2-3 गुरुओं से उसकी शिक्षा दीक्षा ली और बाद में आप विदुषी उमा डोगरा जी की भी शिष्या बनी। और कथक नृत्य में आप आकाशवाणी की, दूरदर्शन की A ग्रेड की कलाकार हैं। आपने अपनी पीएचडी भी कथक नृत्य में की। कई नृत्य नाटिकाओं की आप संरचना कर चुकी हैं। मुंबई कथक का जिसको कहते हैं कि वो वाटरिंग होल नहीं है, धुरी नहीं है वहाँ पर। कुछ उत्तर भारत में उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा रहा है, तो भी आपने इतना काम वहाँ बैठे हुए किया कि नई पीढ़ी को आप प्रेरित कर रही हैं। आप स्वयं बताइए कि आपका क्या सफ़र रहा, हमारे साथ साझा कीजिए। सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका आभार। मैं एक एक करके आपकी बातों का जवाब देना चाहूँगी कि मैं किसी म्यूज़िक फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ, पर मेरे माता पिता बहुत लिबरल रहे। हमेशा बच्चों को जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। तो बचपन से मेरा रुझान नृत्य की तरफ था, तो घर के नज़दीक एक डांस क्लास होता था, वहाँ मैं जाने लगी मेरी एक सहेली के साथ। फिर वो जो टीचर थी, ललिता शाह नाम था उनका, वो ट्रांसफ़र होकर चली गई। तो वो जो बीच का ड्यूरेशन आ गया जब मैं क्लास नहीं जा रही थी, तब जो मुझे फ़ील हुआ एक खालीपन, तब मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो फिर मैंने अपना एक विधिवत शिक्षा जो कथक की थी वो इंदौर की ही श्रीमती रंजना ठाकुर जी के पास शुरू की। उन्हीं के पास रह के मैंने विशारद और अलंकार, जो कि गांधर्व महाविद्यालय मंडल के 7 इयर्स 9 इयर्स डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो पूरे किए। और पैरेलली मेरा एजुकेशन चल रहा था, मैंने बीएससी किया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी किया है मैंने। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया फिर जहाँ मुझे डिसाइड करना था कि अब या तो नृत्य है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, क्योंकि दोनों साथ में पॉसिबल नहीं था। तो मैंने 6 महीने एक ऑफिस में इंटर्नशिप भी किया। फिर उस दौरान ये तय हो गया कि नहीं, मैं
कथक किए बिना नहीं रह सकते, तो मुझे उसी में आगे बढ़ना है। और आप इंदौर जैसे शहर से, जहाँ इतना माहौल, संगीत की इतनी बड़ी बड़ी घराने हैं, उस्ताद आमिर खान साहब का शहर है, और ऐसे संस्कारी शहर से, ऐसा माहौल से तो एक मन बन जाता है कि हम उसकी तरफ अग्रसर हों। तो टीना जी, आपने बाद में जो जयपुर घराने का नृत्य सीखा, आपके जयपुर घराने के नृत्य में फुटवर्क, पाँव का काम बहुत तैयारी से उसको सिखाया जाता है। कवित्व की भी अपनी बहुत महत्ता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कवित्व हैं और छंद हैं। हम चाहेंगे, हमारे दर्शक हमेशा देखना चाहते हैं कि कलाकार कैसे उस पराकाष्ठा पर पहुंचा है। तो कथक का कोई पढ़ंत, कोई तिहाई, कोई टुकड़ा, कोई परन जो आप हमें बताना चाहें तो दर्शकों के साथ आप साझा करें। जरूर। रंजना ठाकुर जी के बाद मैंने डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी से कथक नृत्य सीखा। वैसे तो रायगढ़ घराने की अग्रणी कथक नृत्यांगना है, पर जैसे रायगढ़ घराने में जयपुर और लखनऊ के ही गुरु रहते थे और वो वही चीज़ें बनाते थे, तो उनसे एक मैंने दुर्गा परन सीखी थी, सुंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ता दिन दिन धा धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट धागे न धागे तिट तागे न ता धृतग दिग तग दिन तदिग तग जयति जय दुर्गे भवानी माँ जगत जननी सकल भय शोक हर हाथ खड़ग त्रिशूल धार सिंह वाहिनी दुष्ट दलनी रुद्र की अर्धांगिनी परमेश्वरी सुर नर मुनि नित ध्यात तुम धिकिट धन नन धान धा किट धान धाता क्रधा ता धा क्रधा ता धा क्रधा ता धा धान धा ता धा क्रधा ता धा क्रधा ता धा क्रधा ता धा धान धा ता धा क्रधा ता धा क्रधा ता धा क्रधा ता धा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो इस तरह से आपका प्रशिक्षण होने लगा और धीरे धीरे मंच की तरफ आप अग्रसर हुई। विवाह हुआ तो फिर आप मुंबई भी आ गई। मंच आपको देश विदेश मिलने लगे, उसके लिए आपने प्रयास किया। अब एक बात जो हम दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहते हैं, क्योंकि कई भावी पीढ़ी के कलाकार ये कला संवाद देखते हैं और वो अत्यंत प्रेरित होंगे। जब एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने ही परिवार में हम शिष्य होते हैं और हमारे बड़े हमारे उस्ताद होते हैं या हमारे गुरु होते हैं और बहुत नामी ख्याति प्राप्त कलाकार होते हैं, तब कहते हैं ना, उनके शैडो से, उनके प्रभाव से उस छत्र छाया में रहना भी है, उससे निकलकर अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाना बहुत कठिन है। और क्या ये संभव होता है कि जब गुरु स्वयं बहुत ही ख्याति प्राप्त परफॉर्मर हों तो शिष्यों को वो मंच मिले? शिष्य वो मंच कैसे बनाए? क्या उसको केसर बाई केरकर की तरह, जैसे आपको मालूम है उस्ताद अलादिया खां साहब जब तक जीवित थे 52 साल की अवस्था तक मंच पर केसर बाई केरकर नहीं गाईं, जो बाद में सुरश्री से सम्मानित हुई, सिर्फ वो प्राइवेट महफिल में गाती थी। तो ये भी कुछ चीज़ें बाध्य हो जाती हैं शिष्य पर। इसके विषय में आप कुछ साझा करें। जी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, 5 से 7 साल में डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर के पास रही। उनके पास मैंने MA किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल की मैं विनर रही उस साल। फिर अंदर एक और आग थी, सीखने की इच्छा थी, तो मैं मुंबई आई और श्रीमती उमा डोगरा जी, जो जयपुर घराने की अग्रणी कथक नृत्यांगना है, वो मेरी गुरु बनी। बहुत बड़ा नाम है वो, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। 5-6 साल जो मैं उनके साथ रही, बड़े बड़े मंचों पे उनके साथ पढ़ंत किया, उनके साथ नृत्य किया। एक कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिया बड़े मंच को फेस करने का, वो वैसे आना मुश्किल था इंदौर में रह के जी। और जैसे कि आपने कहा कि वो खुद इतना बड़ा नाम है कि उसकी शैडो से बाहर निकलना सचमुच एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम ऑनेस्ट रहें अपने काम के प्रति, अपने रियाज के प्रति, और क्रिएटिव रहें, कुछ नया करने की कोशिश करें। जैसे गुरुओं का मैटर तो हम हमेशा नाचते ही हैं, गुरुजी की सिखाई हुई तिहाई या तोड़ा, फिर उससे प्रेरित होकर कुछ हम अपना करें। हम अच्छा साहित्य पढ़ें, उससे नृत्य को रिलेट करें और अपना कुछ बनाएं।
तो मुझे लगता है अगर हम ईमानदारी से काम करते रहते हैं तो वो काम कहीं ना कहीं नोटिस होता है। ग्रुप में भी आप पहचाने जाते हैं कि वो 4 लड़कियों में वो जो थी वो अच्छी थी, भाव भंगिमा उसकी बहुत सुंदर थी। लोग आपसे मिलते हैं, आपको अलग से भी बुलाया जाता है, और जब आपका काम बोलता है तो फिर वो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रयास फिर नहीं करना पड़ता अगर काम में ईमानदारी है और मेहनत है। तो टीना जी, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि किसी सांगीतिक रचना पर आप भाव किस तरह से करती हैं, तो कुछ अपने घराने का या अपने गुरुओं का बताया हुआ आप हमारे साथ साझा करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने श्रृंगार रस की एक रचना करूंगी जो मेरे PhD के शोध कार्य में से है, जिसमें राधा पहली बार जब कृष्णा को देखती हैं तो उनका क्या रिएक्शन है वो थोड़ा दिखाने का प्रयास है। बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर। समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। टीना जी, वो हम लेते हैं, हम लौटते हैं। ये संवाद हम अभी और आगे आपके साथ बढ़ाते हैं, आप कहीं ना जाएं। आज आप कला संवाद में बातचीत कर रहे हैं मुंबई निवासी और कथक की बहुत ही जानी मानी देश की युवा पीढ़ी की नृत्यांगना डॉक्टर टीना तांबे जी से, जो मुंबई में कथक का मोर्चा संभाले हुए हैं युवा पीढ़ी की नृत्यांगनाओं में, और महाराष्ट्र में कथक नृत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है। हम जल्द ही आते हैं ब्रेक के बाद और इस बातचीत को, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ, और हम आज बातचीत कर रहे हैं कथक की जानी मानी नृत्यांगना मुंबई शहर की निवासी डॉक्टर टीना तांबे जी से, जो कथक नृत्य परंपरा में पारंगत हैं। टीना जी, मुंबई या महाराष्ट्र, पुणे कथक का बहुत महत्वपूर्ण देश का स्थान अवश्य रहा है। रोहिणी भाटी जी और कई बड़े दिग्गज कलाकारों ने एक बहुत समृद्ध परंपरा महाराष्ट्र में उनकी वजह से आज भी कई उनकी शिष्याएं बहुत सुंदर काम कर रही हैं। आप भी उनमें से हैं। उमा डोगरा जी ने बहुत काम किया मुंबई में, कथक नृत्य की का पूरा इतिहास लिख दिया। लेकिन उत्तर भारत नृत्य शैली होने के कारण शायद उत्तर भारत के जो दूसरे राज्य हैं और ख़ास करके दिल्ली उसका एक शुरू से बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो महाराष्ट्र में और मुंबई में कथक नृत्य की परंपराओं को किस तरह से आप लोगों ने संचयित किया, संरक्षित किया, और उसके मंच भी बनाए, उस पर कार्य भी किया, उस पर भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित भी किया ताकि वो वहाँ कथक नृत्य पनप सके और विकसित हो सके। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों के साथ ये अपना निजी जो आपका अनुभव है वो साझा करें। जी। मुश्किल होता है ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ उस विषय के बारे में लोग ज़्यादा जानते ना हो, या उसमें उतने इंटरेस्टेड ना हो, या उतना बैकग्राउंड उनको उसका पता ना हो।
लेकिन एक तरह से फिर अच्छा भी है कि हमें एक फ्रेश जगह मिलती है काम करने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली है, तो दिल्ली में इतने ज़्यादा कलाकार हो जाते हैं, दिग्गज हैं कि कई बार उनमें स्टैंड आउट होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई शहर या स्टेट है जहाँ पे कम प्रचलन में है, तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ईमानदारी से काम करें, अच्छा बढ़ जाती हैं। जी जी जी, हम अच्छा काम करें, खुद अपग्रेडेड रहें हमेशा। मैंने प्रताप पवार जी और राजेंद्र गंगानी जी के भी वर्कशॉप्स काफ़ी अटेंड किए, महाराज जी के भी काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड किए। तो हम खुद को भी ग्रो करते रहें, खुद भी ग्रो करते रहें, स्टूडेंट्स को भी सिखाते रहें। मंच काफ़ी संस्थाएं काम कर रही हैं जो बहुत अच्छा मंच कलाकारों को दे रही है। मैंने खुद भी मेरी जो निनाद सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके थ्रू मैं निनाद कॉन्सर्ट सीरीज़ करवाती हूँ, जिसमें मैं आर्टिस्ट को मंच प्रदान करती हूँ, वर्कशॉप्स करवाती हूँ, जिसमें काफ़ी अच्छे बड़े गुरु आकर सिखाते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र गायकी का, खास करके ख्याल गायकी का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और सदा रहेगा, तो उसमें फिर नृत्य को अगर आपने उस पर बहुत शोध किया या कार्य किया तो वो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। जी, थोड़ा मुश्किल और भी है क्योंकि मुंबई स्पेशली ग्लैमर का शहर है, बॉलीवुड का शहर है, हर गली में आपको एक बॉलीवुड क्लास मिल जाएगा। तो उसमें शास्त्रीय नृत्य से लग के रहना, उसे ना छोड़ते हुए, बॉलीवुड की ओर आकर्षित ना होते हुए ईमानदारी से काम करते रहना, वो भी एक चुनौती होती है क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी उस और आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको बांध के रखना इतने लंबे 10-12 साल के ड्यूरेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। पर मुझे फिर वही लगता है कि अगर हम ऑनेस्टली काम करते रहें, ईमानदारी से अच्छा काम करते रहें, नई चीज़ें क्रिएट करते रहें और पुरानी जो ट्रेडिशन हमें मिली है गुरुओं से उसको आगे बढ़ाते रहें, तो भगवान भी साथ देता है और सब अच्छा ही होता है। करते हैं हमारे काम की। टीना जी, आपके घराने, जयपुर घराने की खास करके कवित्व बहुत मशहूर है और कवित्व में भी जो लय बाँट का जो काम जिसको तालबद्ध आप लोग करते हैं, हम चाहेंगे कि कोई सुंदर सा कवित्व आप अपने पसंद का हमारे साथ भाव से साझा करेंगे तो कवित्व तो मैंने अभी किया देवी परन, तो मैं आपको एक जिसमें काफ़ी लय हमें देखने मिलती है, जो मेरा फेवरेट है, जो उमा दीदी से मैंने सीखा है, वो आपको बताना चाहूँगी। धा दिन दा ना दिन दिन दा ना तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा गे टी ट क ता त की ट ता गे न ती ट क ता ग दी गी न ना गे ती ट तक तक धुम किट तक धुम किट तक धत्र क दी किट धुम किट तक घे गे गेड न ग धुम किट तक धे ता धागितिट तागितिट नागितिट कतान घे 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 ता धा धागितिट तागितिट नागितिट कतान घे 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 ता धा धागितिट तागितिट नागितिट कतान घे 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 ता धा। बहुत सुंदर। देखिए, बराबर की भी लय चल रही है, आड़ की भी लय चल रही है, और जब तक कोई शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित ना हो, ये आप कोई वीडियो देखकर या कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन से नहीं सीख सकते। इसीलिए गुरुमुख विद्या इसको हम कहते हैं। टीना जी, आपने अपनी PhD नृत्य में की है, शास्त्रीय नृत्यों में, और साथ ही आपने कई नृत्य नाटिकाओं का, थीमेटिक प्रेजेंटेशंस का, बहुत सुंदर सुंदर आपने प्रलेखन का स्वयं अपने बलबूते पर भी बहुत काम किया। वो प्रशंसनीय इसलिए है कि एक तो जब आप केंद्र में नहीं रह के, जैसे उत्तर भारत के दिल्ली में नहीं रह के, जहाँ इतना कंपटीशन भी है तो प्रेरणा भी है, आप मुंबई में ये काम करती रहीं, वो साधुवाद का पात्र है। क्या प्रेरित कर गया और क्या क्या काम आपने किया, साझा करें। जी PhD मैंने उज्जैन यूनिवर्सिटी से किया है, विक्रम विश्वविद्यालय से, और मेरा विषय था मीरा के काव्य में नृत्य तत्व। वाह, बहुत सुंदर। कथक के संदर्भ में। तो मैं शुरू से जब बड़े बड़े कलाकारों के शोज देखती थी तो मैंने कई बार देखा कि वो अभिनय के लिए मीरा का पद चुनते हैं। तो जब मैंने बहुत बार ऐसा देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर ही शोध कार्य किया जाए, उसे एक व्यवस्थित रूप में संकलित किया जाए। बहुत सुंदर। तो मैंने उस पर काम किया, और जब मैंने उनके पद पढ़े तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो स्वयं एक नृत्यांगना थी जिन्होंने सारे पक्षों को दिमाग में रखते हुए वो पद लिखे। तो कई नायिका हैं, जैसे प्रोषितपति का नायिका है, विरोध कंठिता नायिका है, उसके हूबहू उदाहरण उसमें मिलते हैं। होली जो हम कथक में बहुत प्रस्तुत करते हैं, उसके उदाहरण मिलते हैं, स्तुति के मिलते हैं, झूला गीत के मिलते हैं, नवरसों में से मिलते हैं, कुछ दशावतार की भी मिलते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर ये सारे चीज़ें कंपोज करके कंपाइल की जाएं तो एक बहुत ही बड़ी धरोहर होगी कथक नृत्य के लिए।
तो मैं खुद उसमें से मैंने 15 गानों का एक प्रोजेक्ट किया और मैं अभी सारे वो अभिनय में इस्तेमाल करती हूँ। उसमें सिर्फ प्रचलित ही नहीं, अप्रचलित भी हैं और वो इतने रिच हैं कि भाव प्रधान, बहुत ही अच्छा वो एक काम और भी बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं आपने बनाई हैं। मैंने ऋतु श्रृंगार करके एक नृत्य नाटिका बनाई जो सीजन्स का हमारे मन पे क्या प्रभाव होता है, तो एक पैरेलल स्टोरी रन करती है अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीजन्स एंड ऑल। तो वो एक बहुत अच्छा नायक या नायिका के मन के भाव, हाँ जी कैसे वो प्रभावित करते हैं, ऋतुएं कैसे हमें प्रभावित करती है, वो एक बहुत अच्छा रहा। काफ़ी हमने उसके शोज इंडिया में किए, बहुत सुंदर। फिर एक नवरस मैंने NCPA के लिए प्रोडक्शन किया था जब मुझे वहाँ करना था, तो उसमें मैंने कृष्ण के जीवन में 9 स्त्री पात्र, महत्वपूर्ण स्त्री पात्र को एक एक रस से जोड़ा, नव देवियाँ, तो 9 जी, तो रस नायिका ऐसा उसको मैं कहती हूँ। तो हर रस को एक फीमेल कैरेक्टर की कहानी से बताया गया है, तो वो भी अपने आप में बहुत, उसमें मैंने गीत लिखे भी हैं, कविताएं भी मैंने उसमें लिखी हैं। और अभी रिसेंटली एक युग्म करके है जिसमें मैंने 4 तरह के ड्रम्स, पखावज, तबला, जेम्बे और कहोन को कथक से फ्यूज करके किया है। ट्रेडिशनल ही है लेकिन सारा रिदम का मजा है उसमें, तो वो एक है। और एक स्वरांग, कथक बहुत रिदमिक नृत्य शैली है। जी। फिर एक कार्यक्रम में मुझे विषय दिया गया था अंकों पे कुछ करना है, तो मैंने एक 7 करके बनाया था जिसमें सारा 7 मात्रा का ताल, 7 का छंद रखते हुए वो सब लिया था। और अभी एक रिसेंट स्वरांग पे मैं काम कर रही हूँ, तो गायकी के प्रकारों पे नृत्य बहुत सुंदर, ऐसा उसमें तो ठुमरी, कजरी, समन्वय है, बहुत ही है, मतलब इतना है कि हमको समझ नहीं आता हम क्या रखें और क्या हटाएं। जी टीना जी, हम चाहेंगे कि किसी और सांगीतिक रचना पर आप कुछ ऐसा भाव बताएं जो आपका प्रिय हो। हमारे दर्शक निरंतर नृत्य ही देखना चाहते हैं, संगीत ही सुनना चाहते हैं, तो आपके पसंद का कुछ हमारे साथ आप साझा। मैं एक राम भजन पे थोड़ा अभिनय दिखाना चाहूँगी। बहुत सुंदर टीना जी, बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कि हमारे देश में जो शास्त्रीय संगीत के जो मंच हैं और उसके जो आयोजक हैं, वो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जहाँ से संभव होता है कहना, कलाकार होने के नाते, कि उस क्षेत्रीयता को हम सम्मान करें और अलग अलग क्षेत्रों में हम क्रॉस आर्टिस्ट को प्रेजेंट करें। तो उत्तर भारत के कलाकारों को हम दक्षिण भारत में, वाइस वर्सा, ऐसे ही हम पूर्व के कलाकारों को पश्चिम में और वहाँ से। तो हमें सिर्फ अपने क्षेत्रों में ही मंच नहीं मिलेंगे, कुछ तो राष्ट्रीय मंच हैं और कुछ जो है क्षेत्रीय मंच हैं। उससे हमारे भारत की जो इतनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है शास्त्रीय नृत्यों की और संगीत की, वो जनमानस तक उसका रसास्वादन हो सकेगा। और इतना जो हमारे बीच में जिसको हम कहते हैं टैलेंट है, इतना जो आपके जैसे कलाकार मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, वो कितना बड़ा हमारे पास एक कोश है, ये देखने का आनंद और सौभाग्य भी हमें मिलता है।
तो इस बात पर आज कला संवाद हम समाप्त करेंगे, समय हो रहा है। और मैं हमारे कार्यक्रम देखते हुए सभी आयोजकों को ये गुहार लगाती हूँ हमेशा कि आप हमारे देश के कलाकारों को अपने मंच दें। आप कहीं भी हों, लेकिन हमारा कलाकार कहीं से भी हो, आप उसे मंच दें तो आपके यहाँ का कलाकार वहाँ मंच अवश्य पाएगा। और हमारी संस्कृति जो है वो एक दूसरे के साथ इसका जो आदान प्रदान होगा उसका एक अलग, उसका एक आनंद होगा। और हमें उसको संकलित और संचयित करने का भी एक बहुत बड़ा एक वो माध्यम बन जाएगा। आप आई, इसके लिए हम बहुत आपका धन्यवाद करते हैं टीना जी। आप यूं ही काम करते रहें। कथक के क्षेत्र में बहुत कुछ संभावनाएं हैं मुंबई और पुणे जैसे महाराष्ट्र में, और आप उस झंडे को आप बहुत मजबूती से पकड़ कर बैठी हुई हैं। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। साधुवाद है। और आप बच्चियों को भी सिखाती रहें और यूं ही आप मुस्कुराती रहें। और कला संवाद के दर्शकों को हम बहुत मन से धन्यवाद देते हैं। आप इतने सुंदर मन से कला संवाद का हर कार्यक्रम देख रहे हैं कि हमारे लिए संभव होता है कि हम डॉक्टर टीना तांबे सरीखे कलाकार, जो देश के विख्यात कलाकार हैं, युवा पीढ़ी के कलाकार हैं, संघर्ष से यहाँ तक आए हुए कलाकार हैं, अपनी पहचान बनाते बनाते कई भावी पीढ़ी के कलाकारों को भी वो पहचान दिलाने का एक बहुत बड़ा प्रण लेकर चलते हैं। आप यूं ही देखते रहें कला संवाद। और आपको कला संवाद कैसा लगता है अपनी बात हम तक प्रेषित करें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, वो ये है feedback-lstv@sansad.nic.in।